केरल के कोझिकोड में ट्रेन में आग लगाने के आरोपी का शाहीन बाग कनेक्शन सामने आने के बाद जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई। आगजनी के आरोपी शाहरुख को महाराष्ट्र एटीएस ने रत्नागिरी जिले से गिरफ्तार किया था, जिसका संबंध दिल्ली के शाहीन बाग से होने की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के साथ ही केरल एटीएस की एक टीम शाहीन बाग पहुंची और आरोपी शाहरुख के घर वालों से पूछताछ की। शाहरुख के घर वालों ने बताया कि वो 31 मार्च को नोएडा जाने की बात कहकर निकला था और जब वो वापस नहीं आया तो उन्होंने 2 अप्रैल को उसके गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज कराई। लेकिन वो केरल कैसे पहुंचा और उसने इस वारदात को किसके कहने पर अंजाम दिया, इस बात की जानकारी उन्हें भी नहीं। अगर वो दोषी है तो उसको सजा दी जाए। इस दौरान दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने शाहीन बाग इलाके में घंटों पूछताछ की। पुलिस को शक है कि आरोपी शाहरुख के अलावा कई और लोग भी इस साजिश में शामिल हो सकते हैं। इसी वजह से उसके घर वालों और दोस्तों से बातचीत कर पुलिस की टीमें उसके बारे में जानकारी जुटा रही हैं। आशंका है कि शाहरुख किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हो सकता है और उसी संगठन के इशारों पर उसने केरल के कोझिकोड में चलती ट्रेन में आगजनी कर दी। पुलिस के मुताबिक इसके बाद वो भागकर महाराष्ट्र के रत्नागिरी इलाके में पहुंचा और वहां एक अस्पताल में इलाज कराने के लिए भर्ती हुआ, जहां डॉक्टरों को उसके सिर पर मौजूद चोट के निशान देखकर शक हुआ, जिसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। लेकिन इससे पहले कि पुलिस वहां पहुंच पाती, शाहरुख इलाज बीच में ही छोड़कर फरार हो गया। हालांकि उसे रत्नागिरी के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उससे पूछताछ कर इस साजिश से जुड़े बाकी लोगों का पता लगाने की कोशिश जारी है। उधर चीन की किसी भी चेतावनी का ताइवान पर कोई असर नहीं हुआ। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने लॉस एंजलिस में अमेरिकी संसद के स्पीकर केविन मैकार्थी से मुलाकात कर चीन को चिढ़ाने का काम किया, जिसके बाद चीन का पारा एक बार फिर 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो ताइवान के साथ साथ अमेरिका को भी आग से न खेलने की धमकी देने लगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस मुलाकात का कड़ा विरोध जताते हुए इसे वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन बताया, जिस वन चाइना पॉलिसी को दशकों पहले अमेरिका खुद मान्यता दे चुका है। और इसीलिए चीन ताइवान के साथ अमेरिका की नजदीकी और दोनों देशों के नेताओं के बीच किसी भी बातचीत को अपनी संप्रभुता के लिए चुनौती बताता है। लेकिन ताइवान को भी अमेरिका की दोनों प्रमुख पार्टियों का समर्थन हासिल है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि सैन्य और आर्थिक मोर्चे पर उसे चुनौती दे रहे चीन की कमजोरी ताइवान ही है। और इसीलिए चीन की तमाम गीदड़ भभकियों को नजरअंदाज करते हुए अमेरिकी संसद के स्पीकर और रिपब्लिकन पार्टी के नेता केविन मैकार्थी ने ताइवान की राष्ट्रपति से मुलाकात कर चीन को कड़ा संदेश दिया। इससे पहले अगस्त 2022 में अमेरिकी संसद की स्पीकर और डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता नैन्सी पेलोसी ने यही हौसला दिखाया था, जब चीन की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने ताइवान पहुंचकर साई इंग वेन से मुलाकात की थी और फिर तमाम खतरों के बीच उनके विमान ने ताइवान से सुरक्षित उड़ान भरी थी, जिसके बाद चीन कई दिनों तक ताइवान के करीब बस युद्ध का माहौल बनाता रह गया। वहीं यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट के मुताबिक चीन से तनाव के बीच अमेरिका ने ताइवान को स्मार्ट बम देने का प्लान टाल दिया, क्योंकि वो अभी इन बमों को बड़े पैमाने पर यूक्रेन भेज रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका के पास इन ग्राउंड लॉन्च स्मॉल डायमीटर बॉम्ब की कमी हो गई है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसीलिए अमेरिका अब अगले 3 साल तक ताइवान को ये बम नहीं देगा, जबकि चीन से जारी तनाव के बीच ताइवान अमेरिका से लगातार बड़े हथियारों की मांग करता रहा है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये बम बेहद खतरनाक होते हैं। इन्हें जमीन से मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद से दागा जाता है और जीपीएस से कंट्रोल किया जाता है, इसीलिए इनकी मदद से बेहद सटीक हमले किए जा सकते हैं। अमेरिका के ये स्मार्ट बम 150 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन को भी तबाह कर सकते हैं। यूक्रेन ने जंग में इनका इस्तेमाल कर रूस की फौज को बड़ी बड़ी चोटें दी हैं, इसीलिए ताइवान इन्हें जल्द से जल्द पा लेना चाहता है।